नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उद्यमी घूसकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। उद्यमी घूसकांड मामले में गिरफ्तार निकांत जैन को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। निकांत जैन फेस टाइम ऐप व्हाट्सएप के जरिए कमीशन मांगता था। आईएएस अभिषेक प्रकाश का बिचौलिया निकांत जैन जेल में है, लेकिन उसके पास से कई ऐसे नंबर मिले हैं जो जजों, अधिकारियों और अफसरों के संपर्क में रहता था। दरअसल यूपी में उद्यमी घूसकांड का मामला अब सुर्खियों में है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईएएस अभिषेक प्रकाश निकांत जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश का सहयोगी यानी पैसा इकट्ठा करने वाला निकांत जैन जेल में बंद है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में पता चला है कि निकांत जैन फेस टाइम ऐप व्हाट्सएप के जरिए कमीशन मांगता था और साथ ही साथ उसके मोबाइल में कई ऐसे फ़ोन नंबर हैं जो अफसर, जज और अधिकारियों से बातचीत करता था। इस मामले में पुलिस ने निकांत जैन के भाई सुकांत जैन और उसके परिवारजनों को आगे सीज कर दिए। हालांकि जिस तरह से आईएएस अभिषेक प्रकाश का बिचौलिया निकांत जैन बड़ा शातिर निकला है। सहयोगी इशरात के साथ आसिफ बेग। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा अपने नेताओं से चिंतित दिख रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। बताते चले कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि हरिद्वार के सांसद ने एक सवाल कहीं ना कहीं संसद में उठाया था, लोकसभा में, और साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर अवैध खनन को लेकर कहा था कि उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं कि जहां पर बड़े तौर पर कहीं ना कहीं जो अवैध खनन है वो किया जा रहा है, और जिसको लेकर अब उत्तराखंड के अंदर सियासत कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी देखिएगा कि सीधा सीधा जवाब कहीं ना कहीं जो खनन सचिव हैं ब्रजेश संत, उनकी तरफ से दिया गया है, और साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी इस तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है, और तमाम जगहों पर टास्क फोर्स लगी हुई है। यदि अधिक इस तरह का अवैध खनन होता हुआ नजर आता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन वही देखिएगा कि अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोर्चा खोल दिया है, और अवैध खनन को लेकर कई सवाल सरकार पर मंडे हैं। लेकिन वही विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सवाल थे उन पर मोहर लगाई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती आई है कि उत्तराखंड के अंदर अवैध खनन लगातार जोरों पर है, और उस पर कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब मोहर लगी है, ऐसा कहना विपक्ष का है। लेकिन वही देखिएगा कि सरकार के द्वारा माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो अवैध खनन हो रहा है उस पर जरूर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाए हैं तो इससे कहीं ना कहीं सियासत उत्तराखंड की गर्माती हुई नजर आ रही है। इंडिया वॉइस धनराज देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी के साथ और कौन-कौन मौजूद रहे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूर्ण हो चुका है। 3 साल पर सेवा सुशासन के रूप में बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज मसूरी विधानसभा के अंतर्गत ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो निकल रहा है। रोड शो में हजारों संख्या में युवा मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं, और जो प्रकार से उनका सहयोग रहा है सरकार के लिए, जो विकास की योजनाएं चलती रही है, जिस प्रकार से जनता उस पर भागीदार बनती रही है, उस चीज पर उनका आभार प्रकट करें, पुष्प मालाओं से उनका आभार प्रकट करें। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस 3 साल के कार्यकाल में विभिन्न विकास की योजनाएं संचालित हुई है, जनता को लाभ मिला,
आज उसी पर ये कह सकता है कि वो आभार प्रकट यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार पूरे प्रदेश में आयोजित होते रहे हैं और लगातार आने वाले कुछ दिन तक इस प्रकार हो रहे हैं। यानी पहले राज्य स्तर पर, फिर ब्लॉक मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के कार्यक्रमों से विकास भी नजर आ रही है। जो विकास की योजना यहाँ पर संचालित हो रही है उनसे भी जनता आभावित होती हुई नजर आ रही है। ये इस प्रकार के कार्यक्रम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ी है और जनता कैसे सरकार पर भरोसा कर रही है। कैमरामैन अतुल के अंतरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर लखनऊ से है, जहां सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले का विरोध देखने को मिला है। ये विरोध किसने किया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में करड़ी सेना के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल बीते दिनों सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने बयान में राणा सांगा को गद्दार बताया था। इस बयान के बाद यूपी का सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया। करड़ी सेना ने सांसद के घर पर धावा बोला और तोड़फोड़ किया। इस तोड़फोड़ के बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से गुस्से में आ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करड़ी सेना पर कार्रवाई की मांग किया तो अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर उतर आई है। समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन किया और कहा कि करड़ी सेना के हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया, इससे दलित समुदाय दहशत में है। साथ ही साथ ज्ञापन सौंपा गया। वहीं राजधानी लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। फिलहाल जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी और करड़ी सेना आमने सामने आ गई है, इससे सियासी पारा भी हाई हो गया है और कहीं न कहीं सरकार की टेंशन भी बढ़ती दिख रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर आगरा से है, जहां राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान अहमद। राणा सांगा के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बाद रामजीलाल सुमन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके बयान के बाद पूरे देश में उनकी आलोचना की जा रही है। वहीं देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। वहीं जनपद आगरा की अगर बात करें तो जनपद आगरा से इसकी शुरुआत हुई थी, जो करनी सेना के द्वारा उनके आवास पर हमला किया गया था। उसके बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज बड़ी संख्या में अपने कार्यालय से निकलकर और आवास तक पहुंचने का कोशिश की, लेकिन आगरा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में वे नाकाम रहे और उन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स चौराहे पर ही रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया। कह सकते हैं कि जब से ये विवादित बयान जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन दिया है, जब उसके बाद से पूरे देश में उनकी आलोचना की जा रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय परिषद के लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि रामजीलाल सुमन के द्वारा अगर माफी नहीं मांगी गई तो वह पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस। खबर जौनपुर से है, जहां मंदिर परिसर में श्री विष्णु पुराण महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आखिर ये वीडियो किस बारे में है, क्या है इस वीडियो में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र से प्रभु नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। आपको बता दें कि जौनपुर के शाहगंज नगर के पक्का पोखरा स्थित ठाकुर जी मंदिर पर श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। यह यज्ञ जो है पिछले 4 दिनों से चल रहा है और इस यज्ञ में जो है लोग प्रभु के भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं और यज्ञ करने के बाद श्री नारायण महायज्ञ की परिक्रमा
चल रहा है। परिक्रमा में जो है इंसानों के साथ साथ जो है अब बेजुबान जानवरों की भक्ति देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवर कुत्ता जो है परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि इस कलयुग में प्रभु नारायण की भक्ति इंसानों में जो है और बल्कि अब जानवरों में भी देखने को मिल रही है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर कानपुर से है, जहां ईद और नवरात्र के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें क्या कुछ तैयारी है, ये सब बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। प्रशासन ने आगामी त्योहार ईद और नवरात्र को लेकर कमर कस ली है। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात में 31 मार्च को ईद और नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न बने, इसको लेकर कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कानपुर देहात में इस तरह की कोई स्थिति नहीं होती है। दोनों ही समुदाय आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम परिवारों ने बताया कि बीते दिन उन्होंने अलविदा जुमे की नमाज को बड़े ही सौहार्द के साथ पढ़ा है और आने वाले ईद और नवरात्र के त्योहार को भी वह मिलजुल कर मनाते हैं। तो वहीं कानपुर देहात अकबरपुरनिया विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने साफ तौर पर बताया है कि हम गंगा और जमुनी तहजीब के हिसाब से त्योहारों को मनाते हैं। यह कोई पहला संजोग नहीं, कई बार ऐसा मौका आ चुका है जब हिंदू और मुस्लिम त्योहार एक साथ होते हैं। लेकिन कानपुर देहात शांति का प्रतीक है, यहाँ सभी भाईचारे के साथ चैन और अमन के साथ त्योहार को मनाते हैं। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के पुलिस अधीक्षक बीबी जी टसमूर्ति ने साफ तौर पर बताया है कि उन्होंने थाना चौकी के पुलिस सहित पीएसी, क्यूआरटी और अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस सफलता के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें अभी तक 16 नक्सली ढेर हो चुके हैं और सुरक्षा बल के 2 जवान अभी घायल हो गए हैं। आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इस मुठभेड़ में 16 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, वहीं 2 जवान भी घायल हुए हैं। यह जानकारी पुलिस के आला अधिकारी ने दी। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि यह मुठभेड़ सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने बताया कि केरलापाल थाना क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना शुक्रवार को ही सुरक्षा बलों को मिल गई थी, जिसके लिए डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त टीम नक्सली विरोधी अभियान के लिए खाना हो गए थे। अधिकारियों ने आगे बताया कि आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक के मुठभेड़ जारी है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है। आपको तो चले कि लगातार सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ आए दिन हो रहे हैं, जिसे लेकर के सुरक्षा बल चाक चौबंद है और लगातार नक्सली के मान में घुसकर सुरक्षा बल अपना अभियान जारी रखे हुए हैं और कहीं न कहीं नक्सलियों के बीच काफी खौफ इस वक्त सुरक्षा बलों का कायम है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर स्वास्थ्य से है, जहां मुख्यमंत्री को पत्र लिखना प्रदेश उपाध्यक्ष को भारी पड़ गया। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश तिवारी। हाजी मेडिकल स्टोर को लेकर एलजीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक के द्वारा एक मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया था, जिसमें जांच जिले पे आया और जांच आने के बाद में ड्रग्स इंस्पेक्टर और उनके विभाग के लोगों ने उनको बुलाया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में मनोज पाठक ने एक देहात कोतवाली में एक तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो और कप्तान साहब को भी उन्होंने एक लेटर दिया है। 1076 पर उन्होंने एक कंप्लेन किया है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। श्रावस्ती से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां जंगलों में आग लगने की घटना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग।
पता चले कि उत्तराखंड के अंदर जो वनाग्नि का सीजन है वो शुरू हो चुका है, यानी 15 फरवरी से वनाग्नि का सीजन शुरू हो जाता है। और अभी तक यदि मैं बात करूं 27 मार्च तक, 15 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक, तो कुल मिलाकर 36 के लगभग जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं। और अब वन विभाग ने कहीं ना कहीं इस वनाग्नि से निपटने के लिए एक विशेष तरीके की तैयारी की है, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वनाधिकारी की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है ताकि वनों की जो अग्नि है उसको रोका जा सके। और वहीं देखिएगा कि लगातार जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो होती हैं, और जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो वना संपत्ति है उसका भी नुकसान होता है, उसके साथ साथ जंगली जानवरों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और लगातार हम देखते भी हैं कि जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं गाँवों तक भी पहुँच जाती है, और जिसके कारण गाँव के जो लोग हैं, ये घर हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार वो घटनाएं कम से कम हो, उसके लिए एक विशेष तरीके की तैयारी कहीं ना कहीं वन विभाग की तरफ से की गई है। और वन विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो कि 1926 है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी कि वनों में आग लगने की घटना की शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही अन्य किसी भी तरह की वनों से संबंधित घटना को वो इस पर शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम भी राजधानी देहरादून के अंदर बनाया गया है, जिससे कि पूरे उत्तराखंड के अंदर नज़र रखी जाएगी ऐप के माध्यम से कि कहां पर अग्नि लगी है और कहां पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है। और उस अग्नि को बुझाने के लिए तमाम तरह के जो कदम हैं वो वन विभाग की तरफ से उठाए जाएंगे। इंडिया वॉइस धनराज, देहरादून। खबर दुर्ग से है, जहां एक नामी गुंडा बदमाश की तपन सरकार के गुर्गों ने मिलकर हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। सुनिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गैंगवार एक बार फिर चालू हो गया है। आपको दुर्ग में एक नामी गुंडा बदमाश की तपन सरकार के गुर्गों ने मिलकर हत्या कर दी है। पूरा मामला जिले के जेवरा सिरसा चौकी का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहन नगर थाना में नामी गुंडा बदमाश अवतार मरकाम की तपन सरकार के गुर्गों ने चाकू मारकर शुक्रवार देर रात हत्या कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। इस मामले में तपन सरकार के भांजे आकाश मजुमदार और एक अन्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जेवरा सिरसा चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक गुंडा बदमाश अवतार मरकाम और मोहन नगर थाना क्षेत्र के गुंडा बदमाश दीपक ठाकुर के बीच 2 साल पहले विवाद हुआ था। मृतक अवतार मरकाम ने दीपक पर 2 साल पहले जानलेवा हमला कराया था, जिसके बाद वह जेल में था। हाल ही में जेल से छूटते ही दीपक ठाकुर ने अवतार मरकाम से बदला लेने के लिए साजिश रची और कल रात उसे ढाबे में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। साजिश के तहत शुक्रवार रात दीपक ठाकुर और आकाश मजुमदार और मुकेश सीरा ने मिलकर अवतार मरकाम की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आकाश मजुमदार ने अवतार मरकाम को फोन कर इंदर ढाबा में मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा था कि वह अवतार और दीपक के बीच पुराने मामले को लेकर सुलह करा देगा। आकाश के फोन के बाद अवतार देर रात इंदर ढाबा में पहुंचा। वहां पहले से दीपक ठाकुर और मुकेश सीरा मुंह में नकाब बांधकर खड़े हुए थे। जैसे ही अवतार ढाबे के पास पहुंचा, दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने तपन सरकार के भांजे आकाश को अपने गिरफ्त में ले लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए। खबर बलौदा बाजार से है, जहां ऑनलाइन अकाउंट से धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। ठगी और धोखाधड़ी का मामला एक बार फिर पुलिस के सामने आया है। आपको बता दें, वर्चुअल अकाउंट के माध्यम से ठगी किया गया, जिसमें 3,48,000 की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी एक महिला को CBI और कोर्ट के वारंट और आपको डेबिट कार्ड में बकाया पैसे के नाम से ब्लैकमेलिंग करते रहे और वर्चुअल अकाउंट के माध्यम से QR कोड भेजा। QR कोड भेजने के बाद से उसने लगातार किस्त में पैसे लेते गए और बताया कि हम CBI से बोल रहे हैं। CBI के डर और भय के कारण से ये महिला बेचारी लगातार इनको 3,48,000 रुपये का पेमेंट करते रही QR कोड के माध्यम से। और जब लगातार इनके धमकी और
पत्र आते रहे, तो उन्होंने उसको पता चला कि मैं ठगी की शिकार हो रही हूँ और कोई ना कोई मुझे ठग रहा है, तो उन्होंने बड़ौदा बाजार सिटी कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बड़ौदा बाजार के सिटी वायरलेंस के सिस्टम से इसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। उससे जो आरोपी द्वारा जो QR कोड भेजा गया था, उस QR कोड को ट्रेस करने के बाद चारों आरोपियों को धनबाद झारखंड से और नवागांव उड़ीसा से उन्होंने गिरफ्तार करके यहाँ पर बड़ौदा सिटी को लाया गया, जहाँ पर कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपियों ने यह बताया कि हाँ, हम लोग ऑनलाइन ठगी का काम करते, वर्चुअल अकाउंट के माध्यम से हम ठगी करते थे और ठगी करने के बाद इस पर कई प्रकरण कर चुके हैं। और जब ये प्रकरण जब पकड़ने के बाद उनके यहाँ पुलिस द्वारा 7 दिन की रिमांड ली गई है। 7 दिन की रिमांड लेने के बाद अब ये पता चलेगा कि अब तक ये आरोपी चारों और खबर रायबरेली से है, जहां एसपी यशवीर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई किस चीज को लेकर की गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। बता दें कि डलमऊ कोतवाली प्रभारी पवन सोनकर को उनके द्वारा लाइन हाजिर किया गया है और तैनात 2 दरोगाओं को उनके द्वारा निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल देखने को मिला और ये बताया जा रहा है कि रायबरेली पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये क्राइम कंट्रोल को लेकर कार्यवाही की गई है। हालांकि जिले में 7 निरीक्षकों का भी उन्होंने तबादला किया है। डलमऊ कोतवाली का प्रभार श्याम कुमार पाल को दिया गया है। तो इस तरह से पुलिस महकमे में देखा जा सकता है कि रायबरेली जिले में एक बड़ा बदलाव फिर से हुआ है और इस बदलाव के बाद जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, वहीं रायबरेली पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई कार्यवाही की लोगों के द्वारा सराहना की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर यशवीर सिंह जब से रायबरेली जिले की कमान संभाले। खबर बलौदा बाजार से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने मनोविकास केंद्र का अवलोकन किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज विष्णुदेव साय बलौदा बाजार पहुंचे, जहां वो गुणवाना समाज के विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहां पर 44 वर वधुओं के साथ एक आशीर्वाद दिया। उनको आदिवासी समाज के महासम्मेलन को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी समाज के उन लोग गरीबों को बताया कि आपके जो बहुत फिजूल खर्चे थे वो आपके इस सामूहिक विवाह से बचता और समाज का मान सम्मान बढ़ता है। उन्होंने विष्णुदेव साय ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित ही एक समाज की मुख्य धारा में आएगा और उससे वो समाज के बहुत ऊंची ऊंचाई पहुंचेगा। आज उन्होंने 44 जुड़ों को 50-50 हज़ार रुपये दिया और आशीर्वाद भी दिया और उन्हें बहुत सारे अपनी ओर से गिफ्ट दिया। आपको बता दें कि आदिवासी समाज के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में ऐसे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सामूहिक विवाह है और नशाबंदी है, शराब छोड़ना और जो पुरानी रूढ़ी वायता है उसको समाप्त करने के लिए लगातार आदिवासी समाज द्वारा महासम्मेलन बुलाकर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि समाज का जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज जो पिछड़ा हुआ है और ऊपर उठे और उसे प्रयास करने। और लगातार आपको ही बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खबर मिर्जापुर से है, जहां योगी सरकार के बम्पर ऑफर दिए जाने पर बवाल मच गया है। अब ये बम्पर ऑफर क्या है, क्यों बवाल मचा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। दिन पहले शराब का जो है कि दुकान का टेंडर हुआ है, जहां पर जो है कि दूसरे तरीके से मतलब कि कहा जाता है कि एक ही दुकान पर इंग्लिश शराब और बियर की बिक्री की जाएगी, जिसमें टेंडर के लिए मिर्ज़ापुर में काफ़ी लोग महिलाओं के नाम पर टेंडर भरा गया था, जिसमें 70% महिलाओं को जो है कि टेंडर पास कर दिया गया है। बता दें कि जो है कि इस समय जो है कि कई जगह स्कीम चलाई जा रही है कि एक शराब के साथ एक दूसरी बोतल फ्री या तीसरी बोतल फ्री, इस तरह से जो है कि शराब की बिक्री कहीं कहीं प्रदेशों में की जा रही है। यहीं पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मिर्ज़ापुर के बी सिंह और राष्ट्रीय सचिव जो है कि पांडे जी जो है कि निकले सड़क पर और सड़क पर धरना देते हुए कलेक्ट्रेट में गए हैं। कलेक्ट्रेट में जाने के बाद धरना नारेबाजी करते हुए जो है कि एकदम ऑफिस जिलाधिकारी के ऑफिस गए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा कि जिस तरह से कारोबारी इसमें। खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्रि में श्री राम शोभा यात्रा को लेकर बैठक की गई। बैठक में क्या कुछ कहा गया, क्या निर्णय लिया गया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। भांति इस साल भी नवरात्रि को लेकर जो है कि श्री रामनवमी की शोभा यात्रा जो है कि हर साल किया जाता है। बता दें मिर्ज़ापुर में भी इस बार जो है कि भव्य शोभा यात्रा श्री रामनवमी की
जो कि यात्रा निकाली जाएगी। उसी के देखते हुए पूरे कमेटी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आज बैठक की है, किस तरह से तैयारी की जाए और किस तरह से जो है कि शोभा यात्रा इस बार बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और किन किन पदाधिकारियों को, किन किन कार्यकर्ताओं की क्या क्या देख रेख रहेगी, क्या क्या तैयारी को लेकर जो है कि सब लोग अपनी अपनी निगाहें बनाए रखेंगे और क्या क्या जो है कि लोगों की मांग रहेगी। बता दें कि इस बार जो है कि 2025 की शोभा यात्रा रामनवमी की जो निकाली जाएगी, इस बार हर साल की बात है, एकदम भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि बता दें कि जो है कि अभी पिछले जो है कि पिछले तरीके से जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई थी, इस बार और भी बढ़ चढ़ के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। आज उसी के बैठक को लेकर सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग बैठक करके अहम जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बचा हुआ है कि रामनवमी का जो कि शुरुआत कल से हो जाएगी, जो है कि नवरात्रि के अब नौवें दिन जो है कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, नहीं कि आखिरी वाले दिन निकाली जाती है। अभी कल से लेकर 9 दिन पूरे बचे हुए हैं। 9 दिन को तैयारी को लेकर मिर्जापुर के सभी लोग, कार्यकर्ता एकदम अलर्ट मोड पे हैं। अब जो है कि देखा जाएगा किस तरह से जो है कि शोभा यात्रा किस बढ़ चढ़ के जो है कि मिर्जापुर में लोग निकालते हैं। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।